नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई संपन्न। मुख्य सचिव एस संधू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज कैबिनेट बैठक में आए 13 मुद्दे। वित्त विभाग वेटनरी डॉक्टर को मिलेगा 20% एनपीए। वन विभाग पिरुल के दाम बढ़कर 2 रुपए से 3 रुपए किए गए। पर्यटन यात्रा प्रशासन संगठन में 11 पद सृजित किए गए। पशुपालन पशुओं के चारे के लिए 166 करोड़ की नीति को मंजूरी। पशुपालन गाय बकरी पोल्ट्री के लिए बनाई गई नीति में संशोधन। पीआरडी जवानों की छुट्टी के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया गया। नीति आयोग की तर्ज पर पॉलिसी थिंक टैंक का आएगा प्रस्ताव। सीएम होंगे चेयरमैन, सदस्य सीएम की तरफ से चुने जाएंगे। सिक्का सेंट की रॉयल्टी को कम किया गया। 300 से घटाकर 100 की जाएगी सिक्का सेंट की रॉयल्टी। तो आपको बता दें, धामी कैबिनेट बैठक की हुई जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है। आपको बता दें, बताया गया कि पीआरडी जवानों की छुट्टी के लिए राज्य सरकार को। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, जिस प्रकार से देखा जाए बैठक हुई, बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है और क्या अहम जानकारी निकल कर आई है? बिल्कुल, आज की जो कैबिनेट बैठक हुई काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है राज्य के विकास के लिहाज से। आज कैबिनेट बैठक में सर्वप्रथम दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ये कह सकते हैं कि 13 जो विषय थे विकास से जुड़े हुए, उन विषयों पर कैबिनेट की तरफ से निर्णय लिया गया, जिसमें सबसे बड़ा निर्णय ये कह सकते हैं कि नीति आयोग की तर्ज पर अब उत्तराखंड राज्य में पॉलिसी थिंक टैंक का यहाँ पर गठन होगा। उसके लिए बाकायदा विभागीय प्रस्ताव यहाँ पर तैयार किया जाएगा और उस प्रस्ताव के आधार पर यहाँ पर काम होगा। मुख्यमंत्री उस पॉलिसी की चेयरमैन यहाँ पर होंगे, उनकी तरफ से सदस्यों का निर्माण किया जाएगा। ये वो सुझाव यहाँ पर दिए जाएंगे जो आगामी राज्य में विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होंगे। किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है, उन विषयों को लेकर बातचीत उनमें होगी और जो सुझाव सदस्यों की तरफ से दिए जाएंगे उस पर यहाँ पर काम किया जाएगा ताकि उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। इसके अलावा जो वेटनरी जो डॉक्टर थे जिनका एनपीए पूर्व में बंद कर दिया गया था, उनको 20% वेटनरी डॉक्टरों को यह एनपीए यहाँ पर देने का काम किया जाएगा ताकि राज्य में जो पशु डॉक्टरों की जो सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी हो सके और जो पशुओं का बेहतर इलाज राज्य में होना चाहिए था वो यहाँ पर किया जा सके। कई और ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण मसले थे जिस पर कैबिनेट की तरफ से निर्णय यहाँ पर लिया गया है। जी, अब विपक्ष इस मीटिंग पर क्या कह रहा है? जो फैसले लिए गए, विपक्ष का क्या कहना है और आम जनता का क्या कहना है? बिल्कुल, अभी तक ये कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार के हर निर्णय पर यहाँ पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसे में विपक्ष ने एक बार फिर कहा है कि सरकार की तरफ से एक जुमलेबाजी यहाँ पर की गई है। राज्य के विकास को लेकर एक बार फिर जो सपने दिखाने का काम सरकार की तरफ से किया गया वो धरातल पर कहीं नहीं उतर पाएगा, क्योंकि पूर्व में जो वायदे किए गए थे वो भी सरकार की तरफ से धरातल पर अभी तक नहीं उतारे गए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि विपक्ष सवाल जरूर खड़े कर रहा है, लेकिन धामी सरकार ने अपना संकल्प एक बार फिर यहाँ पर दोहराया कि किस प्रकार से राज्य के विकास के लिए वो लोग काम करेंगे। जी, अब क्या ये माना जाए इस मीटिंग के बाद जो बातें रखी गई हैं, जो समितियां बनाई गई हैं, जो आगे क्या काम किया जाएगा, तो क्या माना जाए आगे चलकर राज्य को इसका फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे उत्तराखंड के विकास में बहुत भागीदारी होगी? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि राज्य सरकार लगातार जो प्रयास यहाँ पर कर रही है उन प्रयासों का परिणाम है कि अभी तक जो सरकार ने जो निर्णय यहाँ पर लिए, चाहे वो नीतिगत निर्णय हो या आज की कैबिनेट में लिए गए जो निर्णय, वो सभी राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर काम जरूर कर रही है और उस काम का परिणाम है कि अभी तक सरकार विकास को लेकर जो दावे यहाँ पर कर रही थी उन दावे धरातल पर उतरते हुए भी दिख रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस रफ्तार में यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उससे उम्मीद यही है कि आने वाले समय में राज्य सरकार विकास के पथ पर अग्रसर होगी और जो 2025 का जो लक्ष्य चुना है उस लक्ष्य को पाने के लिए अभी से ही सरकार ने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया, अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दिया ताकि उस पर आगे चलकर काम किया जा सके और एक उत्तराखंड राज्य को विकसित राज्य की सही में शुरुआत किया जा सके। और आज की कैबिनेट में इन सभी निर्णयों की झलक यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि जिस प्रकार से थिंक टैंक पॉलिसी को लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है, अलग से इसका लिए गठन यहाँ पर होगा, मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे, तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि सरकार किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं चाहती है बल्कि विकास को और बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो जिस प्रकार से आप बता दें, धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, 13 बातों पर
चर्चा की गई। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है। मुख्य सचिव एस संधू ने प्रेस ब्रीफिंग की है और आज कैबिनेट बैठक में 13 अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। वित्त विभाग, वेटनरी डॉक्टर को मिलेगा 20% एनपीए, इस बात पर चर्चा हुई। वन विभाग, पिरुल के दाम बढ़कर 2 से 3 रुपए किए गए। पर्यटन, यात्रा प्रशासन संगठन में 11 पद सृजित किए गए। पशुपालन, पशुओं के चारे के लिए 166 करोड़ की नीति को मंजूरी। गाय बकरी पोल्ट्री के लिए बनाई गई है नीति में संशोधन। गाय बकरी पोल्ट्री के लिए बनाई गई है नीति में संशोधन किया गया है। और पीआरडी जवानों की छुट्टी के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया। नीति आयोग की तर्ज पर पॉलिसी थिंक टैंक का आएगा प्रस्ताव। सीएम होंगे चेयरमैन, सदस्य सीएम के। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। तो सीएम धामी ने ट्वीट करके सभी को बधाई दी है विश्व प्रेस दिवस पर। लैंड जिहाद के मुद्दे पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकारी भूमि में अवैध धर्मस्थलों को हटाने की मुहिम के बाद अब सरकार राज्य में भूमि खरीदने वालों की बैकग्राउंड जानने के लिए सत्यापन कराने का निर्णय कर सकती है। इस बारे में कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। उत्तराखंड में बढ़ती जनसंख्या को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिंता जता चुके हैं। जनसंख्या असंतुलन की स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने पहले ही बाहर से आने वाले अवांछनीय तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दे रखे हैं। पुलिस को भी राज्य से बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों का सत्यापन करने को कहा गया और सूत्रों की माने तो कैबिनेट में सरकार की तरफ से इस पर फैसला लिया जा सकता है कि राज्य से बाहर का कोई भी व्यक्ति यदि राज्य में भूमि की खरीद फरोख्त करेगा तो उसके बैकग्राउंड की जांच की जाएगी। लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए ताकि लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई हो सके और उत्तराखंड का जो समृद्ध है, जो साम्राज्य है, वो बसा रह सके। वहीं लैंड जिहाद को खत्म करने के सीएम के आदेश पर असर हरिद्वार में देखने को मिल रहा है, जहां पिछले 2 दिनों से श्यामपुर रेंज में जंगल में अवैध रूप से बनी 6 मजारों पर बुलडोजर चलाया गया है। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने कहा कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी। इसके लिए सभी विभाग को अतिक्रमण चिन्हित कर जानकारी दे दी गई है, जिससे संयुक्त टीम की ओर से अवैध अतिक्रमण को हटाया जा सके। इलीगली रूप से यहाँ पे मजार भी स्टैब्लिश कर दी गई इरिगेशन के बिल्डिंग में। तो आज इरिगेशन एक्शन सीओ प्लस मेरे द्वारा विजिट किया गया। तो जो मजार से जुड़े हुए लोग थे, मौलवी इत्यादि थे, उनसे वार्ता की गई और उनको एक तो प्रॉपरली बिल्डिंग के बारे में बताया गया कि बिल्डिंग बहुत पुराना है और ये कभी भी गिर सकता है, क्योंकि और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की धार्मिक पॉलिसी है कि धार्मिक स्ट्रक्चर को आप किस तरह से रिमूव करेंगे और अगर कोई इलीगल रूप से ऐसी जगह पे एस्टेब्लिश कर दिया गया है जो कि सार्वजनिक प्लेस है, तो उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। लैंड जिहाद के मामले पर सरकार भले ही सख्त नजर आ रही हो और सरकार के निर्णयों की बीजेपी की तारीफ कर रही हो, लेकिन विपक्षी दल अभी भी इस मामले पर सरकार के निर्णय से खफा नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में लैंड जिहाद का जो विषय है, मुख्यमंत्री जी बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पे उत्तराखंड में लैंड जिहाद को बढ़ने नहीं दिया जाएगा और जो भी इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जो भी ऐसी घटनाओं में लिप्त हैं, ये जो भी लैंड जिहाद जैसे विषयों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून भी बनाया गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। कतई राज्य में लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जो अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ निश्चित तौर पर सरकार को सख्त होना चाहिए और अगर कहीं अवैध अतिक्रमण की शिकायत आ रही है तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि 24 घंटे के अंदर ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहां के एसडीएम की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर अतिक्रमण हो क्यों रहा है। और जहां तक लैंड जिहाद का मामला है, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व राज्य मंत्री का रिसोर्ट स्वयं अवैध अतिक्रमण का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका उत्तराखंड में, जहां उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की निर्मम तरीके से हत्या होती है। और आज भी वहां पर वीआईपी कौन था उसके नाम को प्रदेश की मातृ शक्ति लगातार पूछ रही है। आप गैरसैंण में जाइए, गैरसैंण में जो है जमीन खरीद पर जो प्रतिबंध लगा था वो हटाने का काम किसने किया और वो जमीनें वहां पर मंत्रियों ने, उनके रिश्तेदारों ने खरीदी हैं, उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में किसी प्रकार से सामाजिक सौहार्द भाईचारा बिगड़ने ना पाए, इसके लिए धामी सरकार लगातार कठोर निर्णय ले रही है ताकि प्रदेश का भाईचारा आपसी सौहार्द बना रहे और उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। ऐसे में अगर लैंड जिहाद पर भी धामी सरकार विराम लगाती है तो फिर ये धामी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि में किसी भी प्रकार से जो सामुदायिक जो सौहार्द है, जो सौहार्दपूर्ण माहौल है वो बिगड़ने ना पाए, इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। यानी अब उत्तराखंड में जो भी बाहर से लोग जमीन खरीदने के लाएंगे उनका पहले सत्यापन होगा और उसके बाद ही वो जमीनें खरीद पाएंगे। कैमरामैन सुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जहां शुरू हो चुकी है तो वहीं श्रद्धालुओं की कुछ शिकायतें भी अव्यवस्थाओं को लेकर सुनने को मिल रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ जहां प्रदेश में चारधाम यात्रा पूरे सवाब पर दिखाई दे रही है और 10 दिनों के भीतर 2 लाख से अधिक श्रद्धालु ने चारधाम यात्रा की है, दर्शन किए हैं, तो फिर उत्तराखंड के पर्यटन और धर्म स्वयं मंत्री सतपाल महाराज कहां गायब हैं? क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद महाराष्ट्र ने ना तो प्रदेश में और ना ही व्यवस्थाओं को परखने के लिए चारों धामों में किसी भी एक धाम में दिखाई नहीं दिए हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या पर्यटन और धर्म स्वयं मंत्री को उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा से कोई मतलब है, और है तो फिर महाराज अगर उत्तराखंड से बाहर भी हैं तो क्या यात्रा शुरू होने के बाद उन्होंने कोई बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्यों नहीं ली? विपक्ष भी चारधाम यात्रा की तैयारी पर सवाल उठाते हुए पर्यटन और धर्म स्वयं मंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। बदहाली है, बदइंतजामी है, पड़ावों पर पानी की कमी है, रैन बसेरों की कमी है, रहने वाले होटल्स की कमी है। और जोशीमठ जो बद्रीनाथ का पहला पड़ाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसकी जो बदहाली है, 1-1.5 साल से वहां लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक सड़कों में बैठे हैं, कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार की तरफ से पूरी उदासीनता है। लेकिन जब मैं गया था गंगोत्री में, धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के पंडितों और पुरोहितों को कि उन्होंने अपने दम पर यात्रियों को सुविधा देने की कोशिश वो कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना ठीक से करा रहे, इंतजाम करने की कोशिश वो कर रहे, पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल ही उदासीन है और इसका उदाहरण यह है कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटका के चुनाव में व्यस्त है, उसको अपने प्रदेश की चारधाम यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ का पर्यटन मंत्री भी गायब है, जो पिछले वर्ष भी गायब थे, जिनको यहाँ होना चाहिए था, यात्रियों की सुविधा देखनी चाहिए थे। यात्री परेशान है और कई यात्री बिना दर्शनों के वापस लौट रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में चारधाम यात्रा बहुत उत्साह के साथ चल रही है और सभी व्यवस्थाओं को सरकार ने चाक चौबंद किया है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी लगातार यात्रा की समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारी भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि किसी की अनुपस्थिति में कोई यात्रा बाधित हो रही है, कोई दिक्कत और परेशानी हो रही है। यात्रा अपने पूरे उत्साह के साथ में लोग चारधाम में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जहाँ तक धर्मस्व मंत्री और पर्यटन मंत्री जी का प्रश्न है, वो अपने विभागीय कार्यों से बैठकें कर रहे हैं और जहाँ भी गए हैं सरकार के प्रतिनिधित्व का काम कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। यात्रा को देखना, यात्राओं का
सही रूप से संचालन हो, उसके लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के अधिकारी, जिलाधिकारी, पर्यटन और धर्मस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं और सारी यात्रा सुसंपन्न हो रही है। चारधाम यात्रा को लेकर हो रही सरकार की फजीयत का एक कारण पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का राज्य में न होना भी है। दरअसल पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान भी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विदेश दौरे पर रहे, तो इस बार भी पर्यटन मंत्री ने यात्रा से दूरी बनाई हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यात्रा की सबसे प्रमुख जिम्मेवारी पर्यटन मंत्री की होती है। लेकिन राज्य के पर्यटन मंत्री अपने कथा वाचन में व्यस्त हैं। उन्हें राज्य की पर्यटन व्यवस्थाओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है, जिसका खामियाजा बाहर से आने वाले यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर हमला है। चारधाम यात्रा की जिम्मेदारी प्रदेश के पर्यटन विभाग पर है और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी भारी संख्या इस यात्रा में होती है। लेकिन प्रदेश के पर्यटन मंत्री जो है कभी छत्तीसगढ़ में तो कभी महाराष्ट्र में, कभी कर्नाटका में व्यस्त नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की फिक्र कौन करेगा? चारधाम यात्रा का जिम्मा उनके कंधों पर है, लेकिन उनको इससे कोई सरोकार ही नहीं। वो अपने राज्य में आने के लिए तैयार नहीं। चारधाम यात्रा जो है भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मारपीट मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। देहरादून में कांग्रेस ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका और प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने मंत्री पर सत्ता की हनक होने का आरोप लगाया है। निश्चित तौर से आक्रोश की बात है। जो काम इन्होंने किया है, एक व्यक्ति पे हाथापाई स्वयं मंत्री अगर कर रहा है तो कानून व्यवस्था कहाँ है? इसी क्रम को लेके आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना चाहिए और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो हिटलरशाही इस प्रदेश में चल रही है। ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से ऋषिकेश में सुरेंद्र नेगी के साथ मारपीट को लेकर टिहरी जिले के कांग्रेस जनों ने प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला जलाकर धरना प्रदर्शन किया। पीएम सीमी से प्रेमचंद अग्रवाल की बर्खास्त करने की मांग की है। जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, लगातार उनकी पूरे उत्तराखंड में आप देखिए किस तरीके से उनकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो अंकिता का मामला देख लीजिए, चाहे भर्ती घोटाला देख लीजिए, आप उनकी जो बदतमीजियां रुक नहीं रही हैं। और कल उन्होंने जो एक पहाड़ी के ऊपर हमारे ऋषिकेश के निवासी और खासकर मेरे हौलदार ब्लॉक के जो व्यक्ति है नेगी, उनके ऊपर हाथापाई करी, जिससे कि पूरे पहाड़ के लोगों पर, हमारे पूरे टिहरी जिले के लोगों पर आक्रोश है। हम धामी सरकार से निवेदन करते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा ले, अन्यथा यह जन आक्रोश में बदलेगा और धीरे धीरे पूरे प्रदेश में हम लोग इसकी अग्नि आगे पहुंचाएंगे। प्रेमचंद अग्रवाल जिस तरह से जो है उनका यहाँ के आम जनमानस के साथ व्यवहार है, जिस तरह से उन्होंने बदतमीजी की है, सरकार भी जब काम नहीं करो सवाल पूछेंगे और आपको सवाल का जवाब देने के बजाय आप बदतमीजी कर, आप हाथ मारने का काम कर रहे हैं। ये हम सब लोग कांग्रेस के लोग प्रेमचंद अग्रवाल की घोर निंदा करते हैं और हमारे धामी सरकार से आग्रह हम सबका कि प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा ले जाए। इन्होंने बार बार जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी लगातार यहाँ इस प्रदेश के साथ लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। लगातार उनका जो है इस प्रदेश के साथ जो अमानवीय व्यवहार है, इसके लिए प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना चाहिए। यदि वो इस्तीफा नहीं देंगे तो कांग्रेस इसी तरह सड़क पर उतर करके उनका विरोध करेंगे और हो सकता है ऐसी नौबत आएगी एक दिन उनको यहाँ से भागना पड़ेगा। ऋषिकेश में हुए मारपीट मामले में सुरेंद्र नेगी के खिलाफ मित्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ लूट, चलती सड़क पर सरकारी काम में बाधा डालने, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी से जुड़े मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर आईपीसी की धारा 392, 332, 553, 504, 506 के तहत दर्ज की गई। उधर दिल्ली दौरे से लौटे सीएम धामी ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल तो तलब किया, साथ ही पुख्ता जांच करने का आश्वासन भी दिया है। बताया जा रहा है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये क्रॉस एफआईआर उसी सुरेंद्र नेगी ने कराई है जिस पर मामला दर्ज हुआ था और जिसके साथ मंत्री जी
भिड़ गए थे। देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश के बीच रानी पोखरी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा दुकानों को तोड़े जाने पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हुए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम और सीएम के बैनर सजाकर विनाश को छुपा कर रहा है। पर वादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी का रोजगार छीनना विकास नहीं कहलाता है। रानी पोखरी के व्यापारियों के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को व्यापारियों को उचित मुआवजा देना चाहिए। साथ ही सरकार को चेताते हुए कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न और मानसिक शोषण कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। रानी पोखरी में खड़ा हूँ। ये रानी पोखरी की मार्केट है कि 2 दिन से एक G20 की समिट होने जा रही है ऋषिकेश में, और आसपास जो रास्ते में जितनी मार्केट हैं, जितनी छोटी छोटी दुकानें हैं, उन अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया है। जो सालों से रोजगार कर रहे थे, कई सालों से व्यापारी अपना काम कर रहे थे, छोटे दुकानदार अपना काम कर रहे थे, जिस विकास के लिए हम अपने लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, उन लोगों को बेरोजगारी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सामने भी आप देख सकते हैं जो छोटी दुकानें हैं, इन लोगों को तोड़कर पीछे कर दिया गया है सब लोगों को। भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए केदारनाथ यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। तो वहीं राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने केदारनाथ जाकर वहां की स्थितियों का जायजा लिया और पुलिस को निर्देश दिए कि कोई भी यात्री गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे ना जाए। साथ ही कहा कि मौसम सामान्य होने पर यात्रा फिर से सुचारू कर दी जाएगी। कि आज केदारनाथ जी में कितनी भारी बर्फबारी हुई है। कल पिछले 24 घंटे से लगभग लगातार बर्फबारी जारी है और मौसम बहुत ही प्रतिकूल हो चुका है। हमने आज यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया है। ऋषिकेश से, श्रीनगर से, फाटा से, गौरीकुंड से, और जो यात्री कल आए थे वो भी अधिकांश कल निकाल दिए थे। कुछ लोग बचे थे 500-700, वो आज सुबह प्रस्थान कर रहे हैं वापस। और यहाँ मौसम को देखते हुए ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे तीर्थयात्री रुक पाए। अब कल के लिए मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि कल के लिए भी हमारे एडवाइजरी का इंतजार करें, क्योंकि आज दिन भर भारी बर्फबारी होने की जो है ऑलरेडी उसकी भविष्यवाणी है। ऐसे में जो है कल के लिए भी यात्रा शुरू करने से पहले हमारे यहाँ की एडवाइजरी का इंतजार करें कि ऋषिकेश से ऊपर आना है या नहीं आना है। हम आज शाम तक आपको एडवाइजरी जरूर भेजेंगे। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्रियों से रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ आने की कल कोशिश न करे। ये सभी से हमारा अनुरोध है। केदारनाथ हल सेवा के लिए तीसरे चरण की बुकिंग आज 12 बजे से शुरू होगी। इस बार 8 से 10 मई तक टिकट की बुकिंग हो सकती है। वेबसाइट के जरिए IRCTC ने जानकारी दी और साथ ही यात्रियों को फर्जी कंपनियों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। रामनगर में ट्रेन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जहां घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित किया। तो वहीं बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। मामा के रिश्ते में लगते हैं और कल सुबह ये चिलके रिश्तेदारी में मेरी रिश्तेदारी में आए थे और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। कल बता के आए वैसे घर से, और ये 1 साल से ज़्यादा बहुत ड्रिंक कर रहे थे और इवन कंडीशन की हो रखी थी कि नशे में कहीं भी पड़े रहना। रास्ते में कई बार हम लोग उठा के लेके आते थे इनको और रास्ते में पड़े रहते थे। लोग बचने के लिए इनको साइड करके चले जाते थे। कई बार तो शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। सुबह से शुरू जाते थे, खाना नहीं खाते थे, शराब पीते रहते थे। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए
इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।